सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हमारे उसी टॉपिक को आगे लेकर के चल हमारा पूरा एक यूनिट कवर करता है टॉपिक बीए सेकेंड ईयर का, और इसमें हम मुख्य बोलियों का क्षेत्र और उनकी विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। 3 प्रमुख भाषाएं मैंने आपको बताई थी, अपभ्रंश की शाखाएं जिनसे हिंदी का विकास हुआ, शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। ये मेरा रोज रोज लिखने का प्रयोजन यही है कि मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज बार बार क्लियर हो कि सिर्फ 3 ही अपभ्रंश ऐसी हैं जिनसे हिंदी की प्रमुख बोलियों और विभाषाओं का विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि शौरसेनी अपभ्रंश से इसके अलावा कोई और भाषा का विकास हो। गुजराती भी इसी में आती है, लेकिन उसको हम हिंदी के क्षेत्र में नहीं रखते। इसलिए यहाँ सिर्फ उन्हीं विभाषाओं और बोलियों का वर्णन किया गया है जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि मागधी से सिर्फ बिहारी का विकास नहीं, उड़िया, असमिया, बंगला, ये 3 भी भाषाएं और है जो इससे विकसित है, परंतु वो हिंदी भाषी क्षेत्र। और यहाँ पर हम शौरसेनी अपभ्रंश की 2 भी भाषाओं को पढ़ चुके थे इससे पहले की कक्षाओं में। हम पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली 5 और राजस्थानी से निकलने वाली 4 बोलियों का विकास पढ़ चुके हैं और उनके क्षेत्रों की चर्चा कर चुके हैं, उनकी विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं। जब हमने पश्चिमी हिंदी पढ़ी थी तो मैंने आपको मुख्य बात बताई थी कि ब्रज और खड़ी बोली, इन 2 बोलियों की विशेषताओं को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उन दोनों की विशेषताएं अगर आपको याद है और अगर परीक्षा में आपसे पश्चिमी हिंदी की विशेषताएं पूछी गई है तो केवल उन 2 बोलियों की विशेषताएं पर्याप्त है। फिर भी कभी स्पेसिफाई करके ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि बघेली के बारे में बताइए, या कन्नौज जी का क्षेत्र बताइए, बांगरू का क्षेत्र बताइए, खड़ी बोली का क्षेत्र बताइए। इसलिए मैंने आपको अलग अलग इन 5 बोलियों का क्षेत्र बताया। साथ में हम कल राजस्थानी विभाषा और उससे निकलने वाली 4 प्रमुख बोलियां और उनकी कुछ उपबोलियों की भी चर्चा हमने की थी। अब शौरसेनी अपभ्रंश में एक गौण विभाषा भी है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत कम महत्वपूर्ण है, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करना हमारा उद्देश्य है, सिर्फ परीक्षा की तैयारी करवाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, तो एक पहाड़ी को हम छोड़ नहीं सकते। पहाड़ी जब भी भाषा हमने पढ़ी थी तो मैंने इसके 2 भाग बताए थे आपको कि पूर्वी नहीं हमारे क्षेत्र में आती, सिर्फ पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी ही हमारे क्षेत्र में आती है। और पश्चिमी पहाड़ी वह पहाड़ी है जो हिमाचल क्षेत्र में शिमला, जौनसर, चंबा, मंडी, सिरमौर आदि जिलों में बोली जाती है। हालांकि गढ़वाल से मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी व्याकरणिक दृष्टि से कुछ भिन्नता दोनों में पाई जाती है। दूसरी है मध्यवर्ती पहाड़ी कह लीजिए या उसको गढ़वाली भाषा कह लीजिए, जो पूरे गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ में और श्रीनगर में बोली जाती है, कश्मीरी के अलावा, क्योंकि श्रीनगर में कुछ क्षेत्र में कश्मीरी भी बोली जाती है, लेकिन वो हमारे हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए यहाँ पर हमने उसकी चर्चा नहीं की। अब इस लिहाज से हमारा शौरसेनी अपभ्रंश वाला हिस्सा पूर्ण हो गया, तो हम यहाँ पर उसको साफ कर देते हैं और दूसरी प्रमुख विभाषा की ओर बढ़ते हैं जो ब्रज के बाद सर्वाधिक बार पूछी गई है। ब्रज, खड़ी बोली और ये अर्धमागधी से निकलने वाली भाषाएं और बोलियां बार बार पूछी जाती है। तो अर्धमागधी से निकलने वाली हमारी प्रथम भी भाषा है पूर्वी हिंदी। जैसे वहां पर 3 अपन ने पढ़ी थी ना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी भी भाषाएं थी। ये 5 भी भाषाएं हैं, बार बार पूछी जाती है कि हिंदी की बोलियों का उद्गम किन प्रमुख 5 भी भाषाओं से हुआ है। तो ये 5 भी भाषाएं आपको याद होनी चाहिए, बोलियों के नामों की जरूरत नहीं है आपको। बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी और राजस्थानी, ये 5 भी भाषाएं हैं जिनसे हिंदी की बोलियों का विकास। आज हम पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली अवधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वह प्रमुख बोली है जो ब्रज और खड़ी बोली के बाद
परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछी गई, अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। अवधि की विशेषताएं बताइए, अवधि का क्षेत्र बताइए, अवधि के साहित्य का विकास बताइए। 2-3 तरीके से पूछी जाती है, तो आज इसी का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्र की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये भाषा, इसलिए इसका क्षेत्र याद करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सीतापुर, बाराबांकी और गोंडा जिले में बोली जाने वाली बोली। बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका। और इन जिलों में हमारे जितने भी राम काव्य के कवि हैं, रचयिता हैं, साहित्यकार, इन्हीं क्षेत्रों के हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का 2 प्रमुख काव्य, एक राम काव्य, मैं भक्ति काल की बात कर रही हूँ, ठीक है, और दूसरा हमारा सूफी काव्य। जब हम हिंदी के प्रमुख कालों की चर्चा करेंगे तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, 4 प्रमुख कालों की। उस दौरान इन काव्यों को बहुत डिटेल से, बहुत व्यापक रूप से पढ़ेंगे। तो इस बोली में जो सर्वाधिक साहित्य, देखिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि साहित्य रचना में मात्रा की दृष्टि से और उत्कृष्टता की कोटि में जो सर्वाधिक साहित्य है वो भक्ति काल में रचा गया। मात्रा की दृष्टि, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टियों से भक्ति काल का साहित्य उत्कृष्ट कोटि में आता है। इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो हमारा अवधि बोली का जो साहित्य है वो राम पर रचा गया साहित्य, और दूसरा सूफी साहित्य, जायसी वाला, जायसी की श्रेणी वाला, जायसी, मंझन, कुतुबन, दाऊद, मुल्ला दाऊद, इन सभी का साहित्य जो है वो अवधि बोली में रचा गया। तो कई बार ऐसा पूछा है कि अवधि भाषा में प्रमुख रचा गया साहित्य कौन कौन सा है, तो आपको राम काव्य से संबंधित जिन कवियों या साहित्यकारों के नाम याद हो उनके लिख लीजिए, और सूफी जिन साहित्यकारों या कवियों के नाम याद हो लीजिए, आपका अवधि बोली का साहित्य परिपूर्ण हो जाए। ऐसा नहीं है कि आगे के कालों में इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इनका स्थान, ब्रज और अवधि का स्थान हमारी खड़ी बोली लेती जाती है। हम जैसे जैसे आधुनिक काल की ओर बढ़ते हैं और गद्य का विकास होता है, वैसे वैसे ब्रज और अवधि का चलन कम हो जाता है और उसका स्थान ले लेती है हमारी खड़ी बोली। तो शेष भारतेंदु से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो हमारा जो जितना भी साहित्य है भारतेंदु काल से आगे वाला, वो सभी हमको खड़ी बोली में देखने को मिलता है। हालांकि भारतेंदु काल में भी ब्रज का अस्तित्व था और ब्रज बोली में बहुत सारी उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं भी रखी गई, लेकिन धीरे धीरे ब्रज और अवधि का स्थान कौन सी ले रही है, खड़ी बोली, क्योंकि गद्य के अंदर विचारात्मकता अधिक थी, है ना, और पद्य के अंदर प्रवाह और भावात्मकता अधिक थी। तो गद्य में जिस विचारों की मांग थी वो मांग जो है वो खड़ी बोली पूर्ण कर रही है। इसलिए इन दोनों बोलियों का स्थान जो है वो खड़ी बोली ने। अवधि का क्षेत्र आपने देख लिया। अब आ जाते हैं इसकी व्याकरणिक विशेषताओं की ओर। बहुत मुख्य है, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश भी करना, और बड़ी आसानी से जब भी आप इस पूर्वी हिंदी को याद करें तो साथ साथ एक सारणी बना लीजिए और पश्चिमी हिंदी से इसकी तुलना करते चलिए, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार तुलनात्मक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो विशेषताओं में आ जाते हैं। सबसे पहले जो हिंदी में ए
बिल्कुल अपभ्रंश की तरह आई और औ की तरह होने लगा। अपभ्रंश में भी ऐसा ही होता था। अपभ्रंश से जैसे जैसे हिंदी का विकास होता है वैसे वैसे ये विकसित होते चले जाते हैं और ये गायब हो जाते हैं। लेकिन अवधि में ए और ओ का स्थान आई और औ ने यानी दो स्वरों को मिला करके लिखा जाता है। दूसरा है य का स्थान ज ने, य का स्थान ज ले लेता है। जो खड़ी बोली में य है वो अवधि में क्या हो जाता है ज, जैसे योग की जगह जो। ठीक। दूसरा क की जगह ग का प्रयोग होने लगता है। भक्त की जगह जैसे हम लिखते हैं भक्त, और यहाँ क की जगह क्या ले लिया, क का स्थान किसने ले लिया, ग ने, तो इसमें क्या बोला जाएगा, भगत। ठीक। ल का स्थान र ने, अंजलि। जैसे हिंदी में बोला जाता है खड़ी बोली में, तत्सम प्रधान हिंदी की बात हो रही है, अंजलि। वहां भी बोला जाता है अंजुरी। ल का स्थान र ने ले लिया। श का स्थान ख ने। बहुत सारी विशेषताएं इसकी अपभ्रंश से मिलती है, देख लीजिए। बिल्कुल अपभ्रंश में भी ऐसा ही है, ये भी, ये विशेषता भी, ये विशेषता भी और ये विशेषता भी अपभ्रंश में भी देखने को मिलती है। और वो विशेषता यहाँ पर हमें अवधि बोली में देखने को मिलती है। तो जब भी आप अपभ्रंश याद करें, अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं भी हमारे पाठ्यक्रम में है, तो गौर कीजिएगा इन बातों पर। कुछ कुछ चीजें उसकी अवधि से मिलती है। भाषा जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं वैसे ही अवधि में क्या बोला जाएगा, श की जगह ख यानी भाखा। आप जब कबीर का साहित्य पढ़ेंगे, उनके दोहे, उनके पद पढ़ेंगे, तो बहुत सी जगह आपको भाषा श का स्थान जो है वो ख को रखते हुए देखेंगे। इसके अलावा क्रिया विशेषण अकारण, क्रिया विशेषण पे आ जाते हैं। यहाँ वहां की जगह यहाँ, वहां जैसे शब्दों का प्रयोग अवधि बोली में किया जा रहा है। साथ में ही वो स्त्रीवाचक बनाने के लिए या का प्रयोग जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा था, कन्नौजी में पढ़ा था, बेटी की जगह बिटिया, खाट की जगह खटिया। बिल्कुल इसमें भी या का प्रयोग स्त्रीवाचक बनाने के लिए, डिब्बा का डिबिया, बेटी का बिटिया, खाट का खटिया। ठीक। अब आ जाते हैं हमारे विशेषण। जो विशेषण है वह अकारांत हो जाते हैं। कैसे, ये बोली कैसी है, बोली अकारांत नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा था। ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की 3 बोलियों को हमने अकारांत में रखा था, और खड़ी बोली और खड़ी बोली के साथ बांगरू, इन दोनों को अपन ने आकारांत में रखा था। और पूर्वी हिंदी की समस्त बोलियों को हम रखते हैं उकारांत में। ये उकारांत बोलियां हैं। सर्वाधिक शब्दों का अंत ऊ से मिलता है, जायहु, करहु, जायसु। लेकिन जहां विशेषण की बात आती है अकारांत हो जाता है। कैसे, छोटा का छोट, बड़ा का बड़, ठीक है, भला का भल। यानी आकारांत में आ को हटाकर उसका लघुकरण कर दिया गया, उसको अकारांत बना दिया गया। इसके अलावा अब हम वर्तमान, भूतकाल आदि की सहायक क्रियाओं की बात करते हैं। वर्तमान काल की जो सहायक क्रिया है
की जगह क्या मिलेगा? अयहू, अहहू। है की जगह है के स्थान। ठीक है। और भूतकाल में था की जगह रहा, रहे। किसकी जगह? था की जगह। देखिए ये जो काल की सहायक क्रिया है ना, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक, इन सहायक क्रियाओं को अच्छे से याद कीजिएगा सभी बोलियों पर, और एक सारणी बना लीजिए और उस सारणी के आधार पर इनको याद कीजिए, क्योंकि ये आपको अंक दिलाने वाला हिस्सा है। जब भी आप व्याकरणिक विशेषताएं लिखते हैं और उसमें अगर काल की सहायक क्रियाएं लिखते हैं तो आपको अतिरिक्त अंक मिलते हैं। इसके साथ भविष्य काल में वो यहू, गा गे गी की जगह। ठीक है। अब आ जाते हैं हमने काल की बात कर ली, क्रिया विशेषण की बात कर ली, विशेषण की बात कर ली, लेकिन सर्वनाम की बात नहीं करी। तुम्हारा, तुम्हारा की जगह यहां चलता है तोहार। अवधि बोली में, या फिर तुम्हार, तोहार या तुम्हार, वो ही, मुझे। इस प्रकार कुछ शब्दों को आप याद कर लीजिए सर्वनाम में, कुछ को याद कर लीजिए संज्ञा में, कुछ को विशेषण में और कुछ को क्रिया विशेषण में, और साथ में भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक सहायक क्रियाओं को याद कर लीजिए। आपकी व्याकरणिक विशेषताएं संपूर्ण हो जाती है। अगर आप ये याद रखेंगे ये उकारांत है, ये उकारांत है और ये आकारांत है, तो भी आपको इन सभी चीजों में सहायता मिल जाएगी। ठीक है। कल हम जो है शेष अवधि के अलावा जो हुई हमारी दो बोलियां बघेली छत्तीसगढ़ी और बिहारी की प्रमुख बोलियों की सिर्फ क्षेत्रों की और कुछ व्याकरणिक विशेषताओं की बात करेंगे, और उसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर